मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो आसमान से एक ऐसी जगह गिरा है जहां चारों तरफ आग लगी है, पूरा शहर जल रहा है और वो आदमी पानी में गिरता है। फिर मूवी 28 साल पीछे चली जाती है जहां ये आदमी अपनी कार में जाते हुए आर्मी के रिसर्च सेंटर में बात कर रहा है और इस आदमी का नाम डैन फॉरेस्टर है। आज क्रिसमस होने की वजह से फॉरेस्टर के घर में एक पार्टी है जहां बहुत सारे मेहमान आए हैं। टीवी पे फुटबॉल मैच चल रहा है और यहाँ पर इनकी बेटी और पत्नी दोनों को दिखाया जाता है। उनके पिता का फॉरेस्टर की बेटी को क्रिसमस कार्ड जाता है तो फॉरेस्टर उस पर ध्यान नहीं देते, उसको फेंक देते हैं। फॉरेस्ट को तभी आर्मी के रिसर्च सेंटर से फ़ोन आता है जिसमें वो बात करके अपने एक्सपीरियंस और अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। तभी फॉरेस्ट को वहाँ के लोग उन्हें मना कर देते हैं। इस बात को सुनकर फॉरेस्टर को बहुत गुस्सा आता है और बाहर की सारी चीज़ें खराब करके घर में वापस आकर बैठ जाते हैं। फुटबॉल मैच काफ़ी रोमांचक हो जाता है तो सारे रिश्तेदार मैच को ही देख रहे होते हैं। तभी टीवी में कुछ प्रॉब्लम आती है और फुटबॉल मैच रुक जाता है। अचानक हमें फुटबॉल ग्राउंड दिखाया जाता है जहां बिजली चमक रही है और उसके अंदर से कुछ कमांडो बाहर आते हैं और वो ये बताते हैं कि वो उनके भविष्य से आए हैं जो कि 30 साल बाद में है और वहाँ एक बहुत बड़ी जंग हो रही है और पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। उनको इनकी मदद चाहिए ताकि दुनिया को बचा सकें। वो बताती हैं कि इनकी जंग इंसानों से नहीं है और उनके पास कुछ ही समय है। यही बात दुनिया में हर जगह दिखाई जा रही है। यह बात कुछ पलों में आग की तरह फैल जाती है। हर टीवी पे यही बात दिखाई जा रही है। यहाँ की सरकार इस बात को मान लेती है और अपने सिपाहियों को भविष्य में भेजने की तैयारी कर रही है, पर आर्मी के 50% जवान ही युद्ध के काबिल हैं। सैनिक की कमी होने की वजह से आम नागरिकों को भी भेजना शुरू कर देते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग वापस आते हैं। उनमें से भी किसी के हाथ पैर भी नहीं होते। फॉरेस्टर अभी एक टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं। वो स्कूल में दिखाए जाते हैं जहाँ कोई भी इस हालत में पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि अब तो दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो फिर पढ़ के क्या होगा। फॉरेस्टर को आर्मी का मैसेज आता है। फॉरेस्टर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं और उस पर कुछ टेस्ट होता है जहाँ पर पता चलता है कि फॉरेस्टर अगले 7 सालों बाद मर जाएंगे और उनको इस युद्ध में शामिल कर लेते हैं। मशीन फॉरेस्टर के हाथ पर एक डिवाइस लगा देते हैं जो उन्हें भविष्य में जाने में मदद करेगी। उनकी वाइफ उन लोगों का इंटरव्यू कर रही हैं जो लोग भविष्य के युद्ध करके वापस आए हैं। वो ये बात अपनी वाइफ को बताती हैं जो उन पर गुस्सा करती हैं और वो युद्ध में ना जाने को कहती हैं। इसके लिए वो अपने डैड के से मदद मांगते हैं क्योंकि वो इस डिवाइस को निकाल सकते हैं, तो उनके आपस में ही बहस होने लगती है और वो डिवाइस को बिना निकाले ही वहाँ से चले जाते हैं। घर पर आकर अपनी वाइफ को वो इस बारे में सारी बात समझाते हैं पर उनकी वाइफ नहीं मानती और अपनी बेटी को भी यही बात समझाते हैं। इस युद्ध में बहुत सारे लोग जाने को तैयार हो जाते हैं और यह सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि हर देश के लोग आते हैं। भविष्य के लोग उन्हें बताते हैं कि सिर्फ उन्हें 7 दिनों तक भविष्य में रहना होगा। उन्हें सिर्फ आर्मी के कपड़े पहनना था। वहाँ एक काले आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। उन्हें भविष्य में जाने से पहले वहाँ पर रहने का तरीका सिखाया जाता है जहाँ भविष्य के लोग उन्हें भविष्य के हालात के बारे में बताते हैं, टाइम ट्रैवलिंग की बात भी बताते हैं और साथ में एलियन की बात भी। उन्हें एलियन का नाम वाइट स्पाइक रखा है। तभी रात में एक अचानक अलार्म बजता है और सबको भविष्य में भेजा जाता है और मूवी वहाँ आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। सब लोग बिल्डिंग पर गिरते हैं। फॉरेस्टर और उनकी टीम पानी में गिरती है। वो वहाँ से निकल कर देखते हैं कि पूरी दुनिया ही ख़त्म होने वाली है। वो लोग उनको बताते हैं कि लैब में उनके लोग फंसे हुए हैं, उनको वहाँ जाके सभी को वहाँ से निकालना है। कुछ समय बाद यहाँ बॉम्ब गिराकर पूरा शहर उड़ा दिया जाएगा। फॉरेस्टर और उनकी टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। कमांडर अब उन्हें लैब का रास्ता बताते हैं और 7वें फ्लोर पर जाने को कहते हैं। लैब में हर जगह स्पाइक ही स्पाइक होते हैं। हर जगह स्पाइक का हर चीज़ टूटी होती है। एलियन ने यहाँ की हर चीज़ को तबाह कर दिया है। काफ़ी ढूंढने के बाद फॉरेस्टर को उनकी टीम मिल जाती है पर वो मरी हुई हालत में लटका दिए गए हैं। एलियनों ने ही उनको कमांडर उन्हें आगे का आदेश देती हैं, बताती हैं कि वहाँ का सारा डाटा और 12 नीली शीशियाँ चाहिए। उन्हें उसी लैब में वो सब मिलेंगी और यहाँ की एयरफोर्स आर्मी बॉम्ब गिराने के लिए निकल जाती है। 2 लोग आकर बताते हैं कि सामने के दरवाजे पर एलियन है। फॉरेस्टर कमांडर से दूसरे रास्ते के लिए पूछता है। कमांडर उन्हें दूसरा रास्ता बताती हैं जहां उन्हें जीने के रास्ते से जाना होगा। वो लोग सावधानी से जा ही रहे होते हैं कि तभी वाइट स्पाइक ने उन पर हमला कर दिया। वहां फॉरेस्टर की टीम के कुछ लोग मारे जाते हैं।
और फॉरेस्टर अपनी एक्स की मदद से वाइट स्पाइक को मार देते हैं। उन्हें बचाने की फॉरेस्टर को उस शहर से निकालने के लिए कमांडर अपने कुछ साथियों को भेजती हैं। वो उनके पास पहुंचने वाले ही होते हैं कि वाइट स्पाइक उन पर हमला करके उन सबको मार डालते हैं। फॉरेस्टर और उनकी टीम एलियंस पर हमला कर देती है। एलियंस चिल्ला कर अपने सभी साथियों को बुला लेते हैं। तभी वहाँ पर हवाई हमला शुरू हो जाता है। सारे फाइटर बॉम्ब गिराने लगते हैं और फॉरेस्टर की टीम वहाँ से निकलते हुए अपनी टीम के उनके टीम के 2 लोग नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्टर और वो रुक कर उनकी मदद करना चाहते हैं, पर वहाँ पर वाइट स्पाइक इतने सारे हो जाते हैं कि वो उनको मार नहीं पाते। जो लोग गिरे थे वो उनको भागने के लिए बोलते हैं और खुद अपनी जान देकर उनको बचा लेते हैं। जैसे ही फॉरेस्टर और उनकी बची हुई टीम शहर से निकलती है, उसी पल वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं और वहाँ का पूरा शहर उड़ा दिया जाता है। फॉरेस्टर की आंख खुली तो वो आर्मी के बेस में थे, जहाँ उन्हें थोड़ा जख्मी हालत में दिखाया जाता है। आर्मी के बेस कैंप से बाहर निकलने के बाद कुछ ही देर बाद वो अपनी बेटी से मिलते हैं, जो अब यहाँ की कमांडर हैं, जो उन्हें अब तक सब कुछ बता रही थी और उन्हीं के आदेश के हिसाब से फॉरेस्टर काम कर रहे थे। फॉरेस्टर और उनकी बेटी काफ़ी देर तक आपस में ही बात करते हैं। वो बताते हैं कि अब तक जिन भी एलियन को हमने मारा है वो सब नर थे। यहाँ पे एक मादा भी है जो घोंसला ज़मीन के अंदर बनाकर रहती हैं और उनको मारने के लिए वो बताते हैं कि हमने एक जहर बनाया था जो नर के ऊपर काम करता है, मादा पे नहीं। पर हमें एक ऐसा जहर चाहिए जो मादा के ऊपर भी काम करे, तभी हम इनकी आबादी को रोक सकेंगे और इस जंग को जीत सकेंगे। इसी की वजह से वो एलियन मादा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जा सके कि जहर मादा को क्यों नहीं मार पा रहा है। वो मादा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। मादा एलियन अपने घोंसले में है जो ज़मीन के अंदर है। वो घोंसले के पास पहुंचते हैं। आर्मी के लोग मादा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर मादा आर्मी के ही लोगों को मार देती है। कमांडर अंदर जाकर मादा एलियन की पूंछ पर गोली मार देती है, पूंछ तोड़ देती है। पर तभी एलियन गुस्से में आकर कमांडर को अपने नीचे दबा देता है और इस चीज़ को देखकर फॉरेस्टर खुद नीचे कूद जाते हैं। मादा एलियन कमांडर के स्पाइक मारने वाली ही थी, तभी फॉरेस्टर उसे बचा लेते हैं। एलियन को पिंजरे में बंद कर वहाँ से लेकर जाते हैं। तभी वहाँ और भी एलियन आकर हमला कर देते हैं। वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। उन्हें यह बेस समंदर के बीच में बनाया गया है। इसके चारों तरफ दीवारों से घेराव किया गया है। मादा एलियन को बेहोश करके लोहे के चैन से बांध कर रखा है। कमांडर मादा का खून निकाल कर जहर बनाना शुरू कर देती हैं। उसमें कई बार वो फेल होते हैं। 10,000 तरीके करने के बाद उन्हें एक तरीका मिलता है जिससे वो मर सकते हैं। वो बताती हैं कि जहर बनने के बाद अपनी दुनिया में लेकर जाएं और बड़े पैमाने पर बनाकर युद्ध को शुरू होने से ही पहले ख़त्म कर दें। तभी पूरी एलियन की फ़ौज वहाँ पर आकर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो दीवारों के ऊपर से अंदर आ जाते हैं और मादा एलियन को जंजीरों से बाहर निकालकर वहाँ तबाही शुरू कर देते हैं। मादा एलियन फॉरेस्टर और उनकी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ की हर चीज़ खराब कर देते हैं। मादा कमांडर पर हमला करके जख्मी कर देती हैं। फॉरेस्टर कमांडर को बचाते हुए लेकर जाते हैं, पर हर जगह आग लग जाती है। सारी जगह ख़त्म हो जाती है। फॉरेस्टर और उनके बचे हुए साथी जहर को लेकर अपने समय में वापस जाते हैं, जहां उन्हें बचा लिया जाता है और अब भविष्य की दुनिया पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। जब वो वापस आए तो वहाँ उनको लेने के लिए उनकी वाइफ आई थी और घर पर जाने के बाद उनको पता लगता है कि उनकी बेटी ने उनके वेलकम के लिए एक पोस्टर बना के रखा है। रात में वो अपनी वाइफ को भविष्य वाली बेटी के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये जहर उनकी बेटी ने ही बनाया है। वो एक थ्योरी बनाते हैं जिससे वो पता लगा सकते हैं कि एलियन कब आए थे और कहाँ से आए थे। फॉरेस्टर अपनी टीम को उसके साथी के साथ मिलते हैं, जो उन्हें सारी बात बताते हैं और माना लेते हैं। साथी के पास रखे पंजे को लेकर माइक्रोस्कोप से पता लगता है कि ये बहुत पुराना पंजा है, ये ज्वालामुखी से आया था और वह इस बारे में और पता करते हैं और यहाँ तक पता चलता है कि एलियन बर्फ़ में बहुत सालों पहले ही शुरू में बर्फ़ों में दफन हो गए थे। और ये पता चलता है कि एलियन बर्फ़ में बहुत सालों पहले ही दफन हो गए हैं। भविष्य में जैसे जैसे बर्फ़ गलेगी एलियन बाहर आते जाएंगे और वो एक नेता से बात करते हैं। उनको साथ में भी पता लगता है कि एलियंस रशिया के ग्लेशियर के नीचे दफन हो रखे हैं। वो ये सारी बात अपने
यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस को बताते हैं, पर वो जाने के लिए मना कर देते हैं। इस समय अब हर पॉलिटिशियन फॉरेस्टर उनकी टीम को ये सब करने के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि इस समय हर देश ने अपनी सीमा बंद कर रखी है। फॉरेस्टर और उनकी टीम को बस एक प्लेन और एक पायलट की ज़रूरत थी, जो उन्हें रशिया के ग्लेशियर पर लैंड करा सके। इसके लिए फॉरेस्टर अपने डैड से बात करते हैं और वो मान जाते हैं। फॉरेस्टर की टीम अपने साथ जहर का बहुत सारा डोज बनाकर लेके जाती है और साथ में काफ़ी सारे हथियार भी। वो ग्लेशियर पर छानबीन शुरू करते हैं, पर काफ़ी देर तक मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। काफ़ी देर मुशक्क़त करने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर उनके गाड़ी के सारे मीटर्स ख़राब होने लगते हैं। उनको खुद ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड महसूस होने लगता है और उनका कंपास भी ख़राब हो जाता है। वो सब मिलकर वहाँ ग्लेशियर में एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं। धमाका करने के बाद ग्लेशियर के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर अंदर जाने के उन्हें स्पेसशिप मिलता है, जो बर्फ़ में दफन हो रखा था। वो लोग उसमें मशीन से छेद करके अंदर घुस जाते हैं। फॉरेस्टर के पिता और चार्ली बाहर रुकते हैं, ताकि अगर कोई एलियन उनसे बचकर बाहर आए तो ये दोनों उसे मार सकें। टीम अंदर जाती है और वो उनके स्पेसशिप के कॉकपिट में पहुंचते हैं, जहां अंदर जाते हुए उन्हें वाइट स्पाइक मिलते हैं। वो बिना देरी किए हुए उन लोगों को जहर देना शुरू कर देते हैं। मरते हुए एलियन की आवाज़ सुनकर स्पाइक जिंदा हो जाते हैं। कुछ बाहर आते हैं। फॉरेस्टर और उनके डैड उनमें से कुछ को मार देते हैं, पर मादा वहाँ से भाग जाती है। फॉरेस्टर का एक साथी स्पेसशिप में बॉम्ब लगाकर खुद को ही साथ में ब्लास्ट कर देता है और फॉरेस्टर वहाँ से भाग निकलता है। बाहर निकलने के बाद फॉरेस्टर और उनके पिता मादा एलियन से लड़ते हैं। लड़ते हुए वो मादा एलियन के पूंछ पर जहर दे देते हैं। पूंछ को काट के फेंक देने की वजह से मादा एलियन बच जाती है और ये सब कुछ देखकर फॉरेस्टर बहुत चौंक जाते हैं। कुछ देर तक फॉरेस्टर मादा एलियन से हाथों से ही फाइट करते हैं, पर वो उसके मुंह के अंदर ही जहर डाल देते हैं। इस बार उसका पूरा मुंह ही जल जाता है और ग्लेशियर से गिरने की वजह से मर जाती है। और वहाँ के पॉलिटिकल नेता इसका पूरा क्रेडिट फॉरेस्टर की टीम को ना देने की वजह खुद को दे देते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।